जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त अकेडमी में। आज हम देखेंगे कि रेलवे के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन पे हम चर्चा करने वाले हैं और आगामी आपके विज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न, खासकर बायोलॉजी से किस प्रकार के प्रश्न उठाता है आपको, जो आसानी से आप 1-2 नंबर जो भी प्रश्न उठाएगा रेलवे में अधिक से अधिक साइंस से उठाता है। साइंस में आप यहाँ से 1-2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न इसमें हैं वो सब प्रीवियस ईयर के रेलवे में आरपीएफ एसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इस आधार पे हम देख सकेंगे कि कैसे बायोलॉजी के प्रश्न पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन, बायोलॉजी का भंडारा। इसमें केवल बायोलॉजी के ही प्रश्न होंगे, एमसीक्यू के रूप में होंगे। इसमें आपको इसका अच्छे से हर एक प्रश्न को अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा, कैसे हल किया जाएगा इसको चलिए देखते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। इसमें आपसे पूछा है कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या, ये आपके आरपीएफ में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर का जो आप लोग पेपर दिए होंगे तो आपको जरूर मिला होगा ये प्रश्न, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र होता है, एक होता है लिंग गुणसूत्र, एक होता है काय गुणसूत्र, बोल तो शरीर का गुणसूत्र। तो इसमें पूछा है कि बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है 32, 19, 40, 39। चलिए देखते हैं। देखिए आपका ऑप्शन भी इसमें एकदम सही है कि बिल्ली में जो होता है 19 जोड़ी गुणसूत्र, 19 दूने 38 गुणसूत्र होते हैं टोटल। कितने? 38। बिल्ली में 38 होते हैं। अगर पक्षियों में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो होता है कबूतर में। कबूतर में होता है सबसे ज्यादा गुणसूत्रों की संख्या, बोले तो 40 होता है कबूतर में सबसे ज्यादा। अब बोले तो घोड़ा अगर पूछ ले, हॉर्स, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 32। बिल्ली में 19 जोड़ी, ये जोड़ी की बात हो रहा है, 19 जोड़ी। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि कुत्ता में, कुत्ता भी प्रश्न पूछा जाता है कि कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो कुत्ते में होता है 39 जोड़ी, ये जोड़ी में होते हैं। मनुष्य में पूछ ले तो मनुष्य में होते हैं 23 जोड़ी। कुल गुणसूत्रों की संख्या है 23 जोड़ी। इसमें क्या क्या होते हैं अभी विस्तार से आगे प्रश्न मनुष्य के गुणसूत्रों पे चर्चा होगी, उसमें हम अच्छे से बताएंगे। इतना याद कर लेना, कबूतर में 40 होता है, घोड़ा में 32 होता है, कुत्ता में 39 जोड़ी होता है, बाकी बिल्ली में 19 जोड़ी होता है। यहाँ से आपका पिछली बार बिल्ली का पूछा था, आपकी बार हो सकता है कुत्ता या घोड़ा या कुछ भी किसी चीज का भी पूछ सकता है। आप लोग अच्छे से इसको नोट करिएगा। और अभी आप जब पाएंगे लास्ट में कि आपका अच्छा खासा 50 से 60 प्रश्न आसानी से तैयार हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें पूछा है कि कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। आप लोग यहाँ पे गलती कर बैठोगे, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा देखा है कि कोशिका की खोज, लेकिन कोशिका के नाभिक की खोज कौन किया था, यहाँ से आप देखिएगा। और अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा आपका। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, चौथा है रॉबर्ट ब्राउन। आप इसमें बताइएगा कौन सा सही होगा। अगर कोशिका की नाभिक की बात की, नाभिक की, ये कोशिका मान लो इसके नाभिक की खोज की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका के नाभिक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन, लेकिन कोशिका की खोज मृत कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था। जब मृत कोशिका की बात करेगा तब ये, अगर कोशिका के नाभिक की बात करेगा तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे पेनिसिलिन की खोज किए थे। पेनिसिलिन कैसे प्राप्त होता है इसमें आगे प्रश्न है, उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक, और कोशिका के नाभिक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ से आप गलती मत करिएगा, आने वाले पेपर में आसानी से ये प्रश्न बना सकते हैं आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न। कहा है कि पुरुष में कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है। यहाँ पे आप लोग देखिए कौन सा सेक्स जीन मौजूद होता है। मनुष्य में होता है कितने? मनुष्य में होता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है, 23 जोड़ी। इसमें आपका 22 जोड़ी जो होता है वह काय सूत्र होता है। काय बोले तो शरीर का काय सूत्र। अब एक जोड़ी आपका होता है लिंग गुणसूत्र।
अब समझो कि काय गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र क्यों कह रहे हैं। काय गुणसूत्र होता है कि जैसे माता पिता का शरीर का लक्षण जो शरीर में उनके होता है वह अपने बच्चों में चला जाता है इसी काय गुणसूत्र के कारण। जैसे किसी किसी को आप देखते हो कि माँ जैसी है, सेम उसी कंडीशन में उसकी बच्चे उसकी बेटी भी है। जैसे पिता है, सेम उसी आकार का उसका बेटा भी है। कभी कभी शक्लें मिलती जुलती हैं माता का पिता का, तो किसके कारण, यही काय गुणसूत्र के कारण शक्ल जो है मिलती। जैसे दो भाइयों की शक्ल हुई तो आपस में मिलती है, यह पिता और माता के काय गुणसूत्र पर निर्भर करता है। जैसे पिता रहेगा, कभी कभी ऐसा होता है कि पिता और बच्चे में सेम काय गुणसूत्र हो जाता है, उसी प्रकार जैसे पिता लगेगा वैसे बच्चे भी लगेगा। और कभी कभी जब ये काय गुणसूत्र कम होता है, किसी प्रकार से नहीं मैच करता है पूरा पूरा, तो कहेंगे थोड़ा आकार उसका चेंज हो जाता है। और कभी कभी एकदम सेम आकार के हो जाते हैं, जैसे माता वैसे बेटी, उसके बाद जैसे पुत्र होगा, जैसे पिता वैसे पुत्र। तो काय गुणसूत्र के कारण सेम होता है कंडीशन, ठीक। अब लिंग गुणसूत्र जो होता है, ये एक जोड़ी जो लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई और एक्स एक्स। पुरुष में होता है एक्स वाई और मादा में होता है एक्स एक्स। ये जो होता है निर्धारित करता है आपका कि नर होगा कि मादा, जो बच्चे का जन्म होगा नर होगा कि मादा, ये इन दोनों पर निर्भर करता है। जबकि उसकी शरीर की जो बनावट होगी वह काय गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कि काय गुणसूत्र क्या है, लिंग गुणसूत्र क्या है। जब किसी प्रकार से पुरुष का एक्स और मादा का एक्स मिलके जब जायगोट बनाता है तो वह जो बच्चा निर्मित होगा वह मादा होगी, बोले तो बेटी होगी। अगर किसी प्रकार से पुरुष का वाई और मादा का एक्स मिलते जायगोट बनाएगा, जो बच्चा होगा वह नर होगा, बोले तो बेटा होगा। तो पुत्र या पुत्री होने का निर्भर होता है पुरुष पर निर्भर होता है, मादा पे नहीं। मादा पे दोनों ही गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुष में क्या होता है एक्स वाई। पुरुष से ही निर्धारित होता है कि बच्चे का जो जन्म होगा वह नर होगा कि मादा होगा, अर्थात बेटा होगा कि बेटी होगी, इस पर निर्भर करता है। जबकि शरीर की बनावट इस पर निर्भर करता है। चलिए आगे हम समझते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन क्या कहलाता है। पशु जीवन क्या कहलाता है, आपके ऑप्शन होंगे। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ऑप्शन है फ्लोरा, नंबर 2 बी फौना, नंबर सी पर्यावास, नंबर डी गुना। तो बताइएगा कौन सा। देखिए, अगर आपके पशु क्षेत्र की बात करेगा, पशु जीवन की बात करेगा तो उसे बोलते हैं फौना। अगर पेड़ पौधे और वनस्पति की बात करेगा तो उसे बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, इसमें आप आसानी से कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं इसको। ये अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। अगर बायोलॉजी से प्रश्न बनता है तो विटामिन से अवश्य प्रश्न पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो चाहे SSCGD। विटामिन से और रोग से जरूर प्रश्न पूछता है अगर विज्ञान है उसमें तो। चलिए देखते हैं। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पूछता है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग पूछता है। तो कहेंगे विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। पहले समझते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन की खोज किया था कैसिमिर फंक, जिसे बोलते हैं सी फंक से। विटामिन की खोज किया था सी फंक ने। चलिए, कहा कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3, बी1, बी2, बी5, बी7, बी9, बी12। यहां से आपका एक आध प्रश्न विटामिन बी से तो जरूर पूछ लेता है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। तो देखेंगे विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बायोटीन, राइबोफ्लोविन, थायमिन, नियासिन। तो आप लोग बताइएगा कौन सा होगा। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। बायोटीन विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है
बायोटीन। विटामिन B1 या बी का होता है थायमिन। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लोविन। विटामिन B12 का नाम होता है साइनो कोबालमिन। पूछता है कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आपका B12 इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में। विटामिन C का स्कर्बिक एसिड, स्कर्बिक एसिड, ठीक है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। आप विटामिन का रासायनिक नाम याद कर लेना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है। पहले तो हम समझते हैं कि वायरस से होने वाले बीमारी क्या है। वायरस, वायरस से होता है खसरा, हेपेटाइटिस, चेचक, एड्स, ये सब है वायरस से संबंधित। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से जो होते हैं, बैक्टीरिया से आपका हो गया हैजा, कालरा, टाइफाइड, न्यूमोनिया, ठीक है, टीबी, ये सब होते हैं बैक्टीरिया से। ये होता है वायरस जनित रोग। तो इसमें देखेंगे हम क्या क्या है वायरस में। देखो एड्स, चेचक, हेपेटाइटिस, खसरा, ये होते हैं वायरस से संबंधित। ये और ये। विसूचिका क्या होता है। विसूचिका के अंतर्गत बैक्टीरिया से होने वाला रोग है जिसमें आपका आ जाता है हैजा और कालरा। ये आपको विसूचिका अगर नया शब्द लग रहा है तो इसको लिख लेना। आपके पेपर में अब एडवांस लेवल का हो गया है, रेलवे में कुछ ऐसा देगा नाम कि आप लोग जैसे लगेगा कि पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा कि विसूचिका में आता है हैजा और कालरा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। आप लोगों ने देखा कि ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। लेकिन अब आपका ऊतक विज्ञान ना देकर कुछ इसका इंग्लिश में दे देगा नाम, जिसके अंतर्गत आप किस चीज का अध्ययन। देखो अगर आप लॉजी शब्द लगा है तो इसका मतलब होता है अध्ययन। किसी चीज का अध्ययन करना लॉजी शब्द कहलाता है। अगर किसी में कल्चर शब्द है, कल्चर शब्द दिया है तो इसका मतलब उसकी खेती हो जाएगी, उस चीज का पालन हो जाएगा, खेती हो जाएगी, वह कहलाएगा कल्चर। चाहे एपीकल्चर, विटिकल्चर, सेरिकल्चर, ये सब कल्चर में आता है। और लॉजी में आएगा कार्डियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, स्पर्मोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। ये सब लॉजिक है, उसके बारे में अध्ययन करना बायोलॉजी, ठीक। तो बात करते हैं ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। पहले हम समझते हैं कि ऊतक किसे कहा जाता है। ऊतक किसे कहा जाता है तो हम कह सकते हैं छोटी छोटी कोशिका मिलकर ऊतक बनाता है। तो कहेंगे कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। अगला देखेंगे हम कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी बोले तो हृदय का अध्ययन, ठीक, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, ठीक है। आगे देखते हैं हम नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ब्रिक बोले तो किडनी का अध्ययन।
जो नेफ्रॉन होते हैं छोटे छोटे वृक्क में, उसका अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। स्पर्मोलॉजी स्पर्म का अध्ययन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षय रोग और टीबी रोग डॉट डॉट कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? अभी हमने चर्चा किया था, टीबी रोग बताए थे आपसे, किससे होता है? बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया का नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस। तो बैक्टीरिया जनित रोग क्या है? क्षय रोग और टीबी रोग किसका कारण है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। चलिए आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी शरीर का तापमान, ऑप्शन सी हृदय की गति, ऑप्शन डी रक्तचाप। चलिए बताइएगा कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका होगा, आप लोग ऐसा ना देखिए कि उच्च रक्तचाप दे दिया है तो स्फेग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है तो उच्च रक्तचाप हो जाएगा। नहीं, आपका गलत हो जाएगा तुरंत। तो स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग रक्तचाप को मापने में किया जाता है। रक्तचाप मतलब किस दाब से हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, उसका पता लगाया जाता है किससे? स्फेग्नोमैनोमीटर से। उसके बाद आता है शरीर का तापमान। शरीर का तापमान 4 प्रकार से निकाला जाता है: फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, र्यूमर, ठीक है, केल्विन। तो हम जानते हैं कि लगभग हमारे शरीर का डिग्री सेल्सियस में अगर बात करेंगे तो लगभग हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बात करेंगे डिग्री सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट में होता है हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट माना जाता है लगभग अप्रॉक्स। केल्विन में होता है 310 केल्विन। ये होता है, ये 3 तापमान जानते हैं आप, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर आपका अधिक से अधिक फ़ारेनहाइट में ना मापते हैं, बोलेंगे बुखार आपका 100 फ़ारेनहाइट है या 105 फ़ारेनहाइट है, तो जो जिसको पता नहीं रहता है कहते हैं कि हमको 100 डिग्री सेल्सियस बुखार है, 100 डिग्री बुखार बताएं डॉक्टर, हमारे 100 डिग्री बुखार। नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस अगर किसी भी वस्तु का तापमान होगा तो वह उबल जाएगा। खौलता हुआ पानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब आप लोग खाना या चावल पकाते हैं, जब वह खौलने लगता है तो उसका तापमान होता है अप्रॉक्स 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी वस्तु उबलने लगती है तो हम पता कर सकते हैं वह 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बुखार तो आदमी क्या होगा? खौलने लगेगा, त्वचा वचा खत्म हो जाएगा उसका। तो फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ये होते हैं शरीर के तापमान। चलिए, हृदय की गति पेसमेकर से मापा जाता है। पेसमेकर, पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर जो डॉक्टर लटकाए रहते हैं गले में, आला जिसे बोलते हैं, वो पेसमेकर है। हृदय की गति लगा के उसके बाद मापते हैं कि किस धड़कन, तुम्हारी धड़कन किस तरह से चल रही है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? नंबर 1 लुई पाश्चर, नंबर बी एडवर्ड जेनर, नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नंबर डी हेनरी ड्रेसर, हेनरिक ड्रेसर। चलिए बताइएगा। हम जानते हैं कि लुई पाश्चर जो थे वे किए थे चेचक रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज किया था लुई पाश्चर ने। एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज। टीके की खोज किया था एडवर्ड जेनर। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज। अच्छा, पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है? अगर पूछेगा कहाँ से तो होता है कवक से। ठीक है, कवक से। अब पूछ लिया कि कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी।
माइकोलॉजी, ठीक है। फंजाई कवक से, जैसे दांत खाज खुजली ना, रूसी किसके कारण, कवक के कारण, ठीक है। तो पेंसिलिन की खोज, एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग करते हैं पेंसिलिन, जो आपको किराना स्टोर आज पे मिलती है पेंसिलिन 1-2 रुपए की, वो होता है कवक से प्राप्त होता है, ठीक है। उसकी खोज सर्वप्रथम एंटीबायोटिक होती है, वह किसी भी चोट घाव को भरने में आपका सहायक होता है, ठीक है। तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। तो आप लोग शैवाल का अध्ययन कमेंट करके बताइएगा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आप लोग इन सब प्रश्नों को, जिस प्रकार से प्रश्नों का पोस्टमार्टम हो रहा है, 4-6 प्रश्न आप आसानी से इसको लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग लिखते चलना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम कि पश्च पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन। पश्च पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए इसमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। बात करते हैं प्रोजेस्टेरॉन, तो मादा सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोजेस्टेरॉन के ही कारण किसी भी पुरुष में नर और मादा रहेगी तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मादा का ही पता चलेगा। और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का निर्धारण करता है। जब टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे किसी भी पुरुष में टेस्टोस्टेरोन लेवल जिस तरह से बढ़ता जाएगा, उस तरह से उसमें चेंजेस आने लगेंगे। जैसे उसकी आवाज़ भारी होने लगेगी, उसमें दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। ये किसकी वजह से होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से मादा में क्या होता है, क्या स्तन ग्रंथियां विकसित होने लगती है, ठीक है, और अन्य बदलाव आने लगते हैं मादा में। इससे पता चलता है कि कौन पुरुष है तो कौन महिला है। ये दो हार्मोन जो होते हैं, ये पता करता है किसी भी व्यक्ति को ये नर है कि मादा। अगर यही हार्मोन नहीं काम करेगा, नहीं बनेगा, तो क्या होगा, नर और मादा का निर्धारित नहीं किया जा सकता है। जब नर और मादा का निर्धारित नहीं किया जाएगा तो बीच वाला हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन आप समझ गए। टेस्टोस्टेरोन पुरुष का हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन है। बात करते हैं कि पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या स्रावित होता है। पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन। क्या, ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जिसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो यह मांसपेशियों को संकुचन करने में बहुत सहायक होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे जन्म हार्मोन भी कहते हैं। जैसे जब बच्चे का मादा बच्चे को जन्म देती है, तो यह जो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे माता अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। तो क्या होता है, स्तन ग्रंथियों से दूध का स्रावण करता है ऑक्सीटोसिन। इसी वजह से क्या बच्चे जो होते हैं वह मादा के दूध आसानी से इसी की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से निकलता है। और पूछता है कि जब माता अपने बच्चे को लाड दुलार करती है तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो होता है ऑक्सीटोसिन। कभी अगर आपको प्रश्न मिलेगा कि बात, यह ममता का हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, ये जन्म हार्मोन भी कह सकते हैं इसको, ऑक्सीटोसिन को, ठीक है। यहां से आप इतने प्रश्न लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है। किसी भी शरीर में, किसी भी जीवित शरीर में तो सबसे छोटी होती है कोशिका, ठीक, सबसे छोटी होती है कोशिका। कोशिकाओं के समूह को कहते हैं ऊतक, ऊतकों के समूह को कहते हैं अंग, अंगों के समूह को कहते हैं अंग तंत्र, अंग तंत्र से हमारा बनता है शरीर। ये होता है स्ट्रक्चर हमारे शरीर का। सबसे छोटी होती कोशिका, छोटे छोटे,
मिल के बना ऊतक, ऊतक से बना कोई भी अंग बना, अंग से हमारे शरीर का अंग तंत्र निर्माण हुआ, कई अंगों का समूह, उसके बाद हमारी शरीर बनती है। ठीक है, तो कहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर होता है? सबसे कठोर ऊतक, सबसे कठोर ऊतक हमारे शरीर में होता है अस्थि, बोले तो हड्डी ना, हड्डी होती है, सबसे कठोर होता है। और हमारे शरीर में सबसे कठोर हड्डी होती है एनिमल, जो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े की हड्डी हमारे शरीर में सबसे कठोर मजबूत मानी जाती है। अच्छा, उपास्थि क्या होती है? उपास्थि हम कह सकते हैं कि हड्डी ही होती है, लेकिन लचीली एवं नर्म हड्डी होती है। कैसी लचीली हड्डी होती है? लचीली हड्डी कैसे कैसे समझेंगे? लचीली हड्डी यह बनी होती है उपास्थि, जिसे बोलते हैं नर्म एवं लचीली हड्डी, कार्टिलेज की बनी होती है। जैसे हमारे कान का निर्माण हुआ, कान का हमारा जो हड्डी होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से दब जाती है, फिर छोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं है, तो वह लचीली हड्डी होती है, कार्टिलेज। ठीक है, जहां पर हमारे नाक की हड्डी हो गई, कैसी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक, तो कार्टिलेज जो हमारा किसी भी शरीर में जब ज्वाइंट होता है तो वहां पे कुछ नरम हड्डी का प्रयोग होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज हमारे शरीर को उस भाग में होता है जो टूटने फूटने में सहायक होता है, टूटने फूटने नहीं देता है, मदद करता है, रोकता है। जैसे अगर हमारे कान की हड्डी उपास्थि लचीली नरम हड्डी का ना बना होता, तो केवल हड्डी का बना होता, तो गलती से आप एकाएक बिस्तर पे सोते और जोर पड़ता, सर का भार, तो आपकी कान की हड्डी टूट जाती। हर 10-15 दिन पे आपका कान में प्लास्टर लगता। तो प्राकृतिक ने ऐसा बनाया है कि कुछ कुछ हड्डियों को कैसे बना दिया है? नरम हड्डी उपास्थि कार्टिलेज का बना दिया है, जिससे आपका टूटे फूटे ना। ठीक ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड से बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को कन्वर्ट करता है दही में। दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही में। अगर पूछेगा कि दूध से दही किसके कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है। ठीक है, अच्छा, दूध से दही बनना, यह कौन सा परिवर्तन होता है बताइएगा आप लोग? दूध से दही बनना ये होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो किसी वस्तु का जब बदलाव हो जाता है वह पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं आ सकती, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाती। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो चेंज होने के बाद, बदलाव होने के बाद पुनः अपने अवस्था में वापस चली आए, वो कहलाता है आपका रासायनिक परिवर्तन। कुछ उदाहरण भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुछ उदाहरण समझते हैं। रासायनिक परिवर्तन में आता है कि जंग लगा लोहा, उसके बाद दूध से दही बनना, दही से पुनः आप दूध नहीं बना सकते, इसलिए कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है बर्फ, जैसे पानी से बर्फ बनना, बर्फ से फिर पानी बन जाना, क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो बात करते हैं हम कौन सा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में। अभी हमने लैक्टोबैसिलस, तो दूध से ही बनेगा। दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। चींटी के डंक में फार्मिक एसिड। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है किसमें? टमाटर में। उसके बाद सिरका में पाया जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में। उसके बाद आ जाएगा सेब में मैलिक एसिड।
मैलिक एसिड। उसके बाद आ जाएगा, मान लो इमली में पूछ लिए, टार्टरिक एसिड। ठीक। नींबू और संतरा की बात कर दिया, साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड। ठीक। यहां से आप आसानी से लिख सकते हैं कि सेब में, इमली में, टमाटर में, उसके बाद सिरका में, नींबू संतरा में, दूध में, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। आपका एसिड यहाँ से 8-10 एसिड कंप्लीट हो गया। ऑक्जेलिक एसिड, जो आपके किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन होता है जिसे बोलते हैं पथरी, पथरी शब्द सुने हो, किडनी स्टोन, यह बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कभी कभी पूछता है कि किडनी स्टोन जो होता है किसका बना होता है, यह बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट की, ऑक्जिलेट की। ठीक है, किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की किडनी पर। तभी डॉक्टर बोलता है कि आप ऑक्जेलिक एसिड वाला फ्रूट या सब्जी ना खाएं क्योंकि आपको किडनी स्टोन है, और कैल्शियम वाला चीज आप ना खाएं, दूध पनीर आदि से परहेज करें। उसके बाद ऑक्जेलिक एसिड डॉक्टर बोलता है कि आप बीज वाली सब्जियां जो बोले तो टमाटर, बैगन आदि चीज ना खाएं क्योंकि इसमें कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल पाया जा रहा है। दूध पनीर में खाओगे कैल्शियम पाया जाएगा और आपके किडनी स्टोन ठीक नहीं होगा। ये परहेज होता है किडनी स्टोन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा है कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है। ठीक, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक, चलिए बात करते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा संघ होता है। सबसे बड़ा संघ होता है आपका आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, जिसमें आपके काकरोच, उसके बाद बिच्छू, ठीक है, उसके बाद आपका झींगा मछली आदि आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे आपके काकरोच, बिच्छू, ठीक है, उसके बाद आ गया आपका झींगा मछली, झींगा। ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा, ये जो होगा यह सबसे बड़ा प्राणी संघ होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें जीव को रखा गया, संघ को निर्धारित इसलिए किया गया है क्योंकि उस संघ में उस जीव को रखा गया है जो सामान्य लक्षण रखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है मोलस्का का। मोलस्का क्या होता है, मोलस्का संघ में उन जीवों को रखा गया है जिनका आवरण काफी कठोर होगा, कैल्शियम का आवरण बना होगा, जैसे घोंघा हो गया, सीप हो गई, शंख हो गया ना, इन सब का। और अंदर का जो बना होगा उनका शरीर वह बहुत मुलायम होगा, लेकिन ऊपर का आवरण जो होगा वह काफी कठोर होगा। इसमें रखा गया है मोलस्का संघ में। एनिलिडा में रखा गया है, एनिलिडा में आ गया आपका केचुआ, आ गया केचुआ, जोंक ना, नेरिस, इनको रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि संघ का खोज इसलिए किया गया क्योंकि हमारे विश्व में या दुनिया में कह सकते हैं बहुत प्रकार के जीव हैं, कि सभी जीवों को क्रम से अध्ययन किया जाए, जो एक प्रकार के समान गुण रखते हो उनको अध्ययन करने के लिए यह संघ बनाया गया और आसान कर दिया गया कि उनके बारे में अध्ययन करना और भी आसान हो गया। चलिए, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा होगा, मोलस्का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम है, कौन से जीव को कहा जाता है, यह बताना है आपको। अमेरिकन मेढक, अमेरिकन काकरोच, अमेरिका प्लेटवर्म, ऑप्शन डी अमेरिकन केचुआ। किसको कहा जाता है, साधारण नाम उनका क्या है। आपको पहला ये नया प्रश्न लग रहा होगा, इसको आप आसानी से लिख लेना। ये भी आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, नहीं विश्वास हो रहा है जाके देख लेना।
आरपीएफ एसआई का प्रश्न है, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर में। कहते हैं अमेरिकन कॉकरोच को कहते हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक, इसको आप आसानी से लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न, थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? थायराइड ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑक्सीटोसिन स्रावित नहीं करेगी, क्योंकि यह अभी इसके बारे में चर्चा किए थे, ऑक्सीटोसिन के बारे में। यह थायराइड ग्रंथि नहीं। अच्छा, थायराइड ग्रंथि क्या है? थायराइड, आप लोग थायराइड सुने हो, लोगों का हो जाता है, सूजन आ जाती है, थायराइड शरीर में सूजन आ जाती है। तो थायराइड ग्रंथि यह शरीर की, यह जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अच्छा दूसरी है तो पहली कौन है? पहली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ठीक ना। अगर पूछ लिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी, तो क्या होगा? अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय जो होगा वह मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड है, ये ग्रंथि से होता है। तो कहा कि थायराइड ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है? थायराइड रोग हो जाता है कैल्शियम की कमी से। तो कौन सा हार्मोन, कौन सी ग्रंथि क्या स्रावित होता है? कैल्सीटोनिन। ठीक है, यहां से ये प्रश्न। अगला है, सूक्ष्म जैविक का जनक कौन है? ठीक है, सूक्ष्म जैविकी का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस, एंटोनोवा लेवेनहॉक, आर मिश्रा, एस आर कश्यप। बताइएगा कौन सा। तो सूक्ष्म जीवों की खोज किया था एंटोनोवा लेवेनहॉक, इसलिए सूक्ष्म जैविकी का पिता कहा जाता है एंटोनोवा लेवेनहॉक को। ठीक, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, ये चिकित्सा विज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से क्या स्रावित होता है? पहला थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, टीएचएस। अब लोग इसके बाद अधिवृक्क से क्या स्रावित होता है? अधिवृक्क से कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल स्रावित होता है अधिवृक्क से। वृक्क से बोले तो किडनी से कॉर्टिसोल स्रावित होता है। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान के जनक, अभी हमने बताया था, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। ठीक है, रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण की, रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। ठीक, और रक्त वर्ग की खोज किया था, रक्त वर्ग की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक, रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ऊतक तो है, रक्त भी ऊतक है, कैसा है? लेकिन तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से कौन मानव उत्सर्जी अंग नहीं है? अच्छा, उत्सर्जी अंग, पहले तो हम समझते हैं कि उत्सर्जी अंग क्या होता है।
अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। उत्सर्जी अंग समझो पहले। उत्सर्जी अंग जो हमारे शरीर के किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। बात करते हैं उत्सर्जी अंग। हमारे शरीर में 5 उत्सर्जी अंग हैं। 5 उत्सर्जी अंग हैं जो शरीर से कुछ ना कुछ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ठीक, अभी पांचों की बात करने वाले हम। ठीक है, वृक्क ये भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है। किडनी जो हमारे रक्त को छानता है। ठीक है, अब बाकी यूरिन के माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बाहर निकल जाता है। ये वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग नंबर 1। यकृत, यकृत भी हमारा एक उत्सर्जी अंग है, अमोनिया को यूरिया में तोड़ता है। फेफड़ा, फेफड़ा भी एक हमारा उत्सर्जी अंग है। फेफड़ा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ की गैस है, अपशिष्ट गैस है, उसको बाहर निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालता है तथा नाइट्रोजन अन्य जो भी अपशिष्ट गैसें होंगी उनको बाहर निकालेगा। हृदय, हृदय कुछ निकालता नहीं है, ये अपशिष्ट पदार्थ को कुछ नहीं, ये उत्सर्जी अंग नहीं है। और चौथा हमारा उत्सर्जी अंग है, 1 2 3 हो गया। चौथा हमारा उत्सर्जी अंग है बड़ी आंत। बड़ी आंत ये क्या करता है? हमारे शरीर से अपच भोजन जो पच गया है, जो पचने के बाद अपशिष्ट पदार्थ बचा है, उसको हमारे शरीर से बाहर निकालता है बड़ी आंत, अपशिष्ट पदार्थ को। ठीक है, मल के रूप में बाहर निकालता है। यह हमारा उत्सर्जी अंग है। पांचवा हमारा उत्सर्जी अंग क्या है? पांचवा हमारा उत्सर्जी अंग स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि जो हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पसीने को बाहर निकालता है, पसीने को बाहर निकालता है स्वेद ग्रंथि। ये हमारे हो गए 5 उत्सर्जी अंग। इनको लिख लेना कि 5 उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? फेफड़ा है, यकृत है, बड़ी आंत है, वृक्क है, स्वेद ग्रंथि। ठीक है, ये हमारे उत्सर्जी अंग 5। चलिए, आशा करते हैं समझ में आएगा। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त के अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? अभी हमने चर्चा किया था। छानता है तो कैसा अंग होगा? वो कैसा अंग हो? उत्सर्जी अंग होगा। किसी भी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ, हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को कोई भी अंग जो बाहर निकालेगा वह उत्सर्जी अंग होगा। बात करते हैं, कहा कि मानव शरीर में कौन सा भाग रक्त के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? कौन निकालता है? क्या हृदय निकालता है? हृदय का काम क्या है? रक्त को पंप करना, रक्त को फेफड़े तक भेजना। अशुद्धिकरण भी हृदय में नहीं होता। अगर कोई पूछेगा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो हृदय में नहीं होता। क्षमता कहाँ है जाके? हमारे कहाँ क्षमता है? किडनी में। किडनी ऑप्शन में है? नहीं, कोई बात नहीं, किडनी नहीं है तो गुर्दा तो है। वृक्क, किडनी, गुर्दा ये सब एक है, इसके नाम है। वृक्क हो गया, वृक्क, किडनी, गुर्दा, इस यही सब एक ही है सब। ठीक है, तो कौन छानेगा हमारे शरीर के रक्त को? किडनी छानेगा। अगर आप कम पानी पियोगे तो सही से नहीं छान पाएगा। समझ में? आपके शरीर में किडनी में छोटे छोटे नेफ्रॉन होते हैं। पूछता है किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन क्या होती है? किडनी की सबसे छोटी इकाई, वृक्क की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन बोले तो छोटी छोटी छननी लगी होती, छननी। अब जब आप कम पानी पियोगे, जैसे आपको किसी भी पदार्थ को 1 लोटे पानी में अच्छे से मिला, लेकिन जो घोल बनेगा वह काफी गाढ़ा बनेगा। अगर वही घोल आप 1 बाल्टी में उतनी ही मात्रा में घोलते हैं तो आपका जो होगा बहुत तरल बन जाएगा। आप किसी भी पदार्थ को आसानी से छान सकते हो, अलग कर सकते हो। कम पानी रहेगा, कम अच्छे से छनेगा। अधिक पानी रहेगा, आसानी से अच्छे से छनेगा। उसी प्रकार से हमको कंटिन्यू पानी अधिक से अधिक पीना चाहिए ताकि हमारा जो रक्त है आसानी से सही से छन सके, शुद्ध हो सके। नहीं तो आपकी किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी स्टोन बन सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कि सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन क्या है? चलिए बात करते हैं।
क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। स्कर्बिक एसिड। विटामिन बी होता है थायमीन। अभी इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक। अब पूछा है कि सामान्य जुकाम में डॉक्टर आपको कौन सी विटामिन का सलाह देगा? तो विटामिन सी का। विटामिन सी जो होता है वह सामान्य जुकाम में देने वाला एक विटामिन है। इसे घाव को भरने की विटामिन भी कहा जाता है। अगर आपको किसी प्रकार से चोट लगी है, घाव लगी है, तो डॉक्टर सलाह देगा कि आपको विटामिन सी का प्रयोग किया जाए। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो डॉक्टर सलाह देगा कि आपको विटामिन डी का प्रयोग किया जाए। अगर आपको नजरों का दोष है, बोले तो कम दिखाई दे रहा है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो रतौंधी रोग हो जाता है, रात में दिक्कत होगी, तो कहेंगे विटामिन ए की कमी से, ठीक है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा विटामिन, सबसे बेहतरीन विटामिन होता है विटामिन सी। इसकी कमी से होता है आपका पायरिया हो जाता है, सबसे खतरनाक बीमारी हो जाता है पायरिया। पायरिया से क्या होता है? आपके दांतों में मसगुड़ों में सूजन आ जाएगी, मसूड़ों में सूजन आ जाएगी, पस आएगा, ब्लड आएगा, आपका मुख क्या बदबू करेगा, आप किसी के सामने बोल नहीं सकते। पायरिया होने पर किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद अच्छा स्रोत इसका क्या है? कच्चा फल, जितने खट्टे फल हैं आप खाओगे तो आपको विटामिन सी अच्छी मात्रा में मिलेगा। विटामिन डी के लिए आप धूप लें या फिर अंकुरित अनाज आदि चीज लें। विटामिन ए गाजर, पपीता आदि चीज खाएं। विटामिन रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग, विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग। ये रोग हो गए, रासायनिक नाम हो गया। उसके बाद कहां से प्राप्त होगा? इनका स्रोत भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं। तो सामान्य जुकाम में कौन सा विटामिन दिया? विटामिन सी, घाव को भरने की विटामिन। और साथ ही समझ सकते हैं विटामिन ई। विटामिन ई को, विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। विटामिन ई को सुंदरता की विटामिन भी कहा जाता है, सुंदरता की विटामिन कहा जाता है। कोई भी क्रीम बनेगा, चाहे फेयर एंड लवली हो, फेयर एंड हैंडसम हो, कोई भी क्रीम, पॉन्ड्स हो, ठीक है, थोड़ा बहुत क्रीम हमको भी पता है। तो यहाँ से आप विटामिन ई का प्रयोग कोई सी भी क्रीम में किया जाता है। विटामिन ई का इवन कुछ करके आता है, इसका कैप्सूल भी, हरा हरा कैप्सूल होता है विटामिन ई का प्रयोग, लोग उसको यूज भी करते हैं, खाते हैं। लेकिन आपका ये प्राकृतिक तौर पे अगर आप स्रोत लेना चाहते हैं विटामिन ई का, तो आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं, या तो एक फल होता है एवोकाडो, एवोकाडो फल, जिसमें आपको लगभग 90% विटामिन ई आसानी से मिल जाता है, ठीक है। एवोकाडो यहाँ पे नहीं मिल सकता है, इसको मंगवाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? अध्ययन कर रहे हैं तो लॉजी, लॉजी अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। पोमोलॉजी क्या कहलाता है? फलों का, फलों का अध्ययन। एग्रोलॉजी क्या कहता है? घास का अध्ययन, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर घास, उसी प्रकार से एग्रोलॉजी घास का, ठीक। अगला देखते हैं। इसका हो गया ऑप्शन, हाँ, तो एग्रोलॉजी, हाँ ठीक है, इसका ऑप्शन डी आपका एकदम सही होगा। चलिए ये प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती? अंतःस्रावी वह ग्रंथि होती है जो किसी हार्मोन को रिलीज कर डायरेक्ट रक्त में भेज देता है, जिससे आपका रक्त प्रवाह होकर आपके शरीर में आसानी से वह हार्मोन रिलीज हो जाता है, उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि जो किसी भी हार्मोन को रिलीज करता है, वह डायरेक्ट रक्त में रिलीज करता है और रक्त हमारे हर एक अंग तक पहुंचा देता है उस हार्मोन को। तो कौन सा है? क्या लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वसा या पीयूष ग्रंथि? तो कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है?
अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, वसा ग्रंथि, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। चलिए, ये रहा आपके प्रश्न का आखिरी प्रश्न। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, क्या है कि 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस तक पर गर्म करके तुरंत ठंडा करके प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए, यह प्रक्रिया कहलाती है एकीकरण, पाश्चुरीकरण, एकरूपता, कैल्सीकरण। तो कहलाती है क्या, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होता है आप समझो। मान लो दूध है जो आज डेयरी पे या किसी भी बेचा जा रहा है, इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, 30 सेकंड तक इसको 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि इसमें पनप रहे, जो बैक्टीरिया हो आसानी से मर जाए। अधिक तापमान होगा, बैक्टीरिया मर जाएंगी, 70 डिग्री सेल्सियस ताप दिया जाएगा, उसके बाद उसको तुरंत ठंडा कर लिया जाएगा। क्यों ठंडा कर लिया जाएगा, क्योंकि जो बची है बैक्टीरिया 70 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मर पाई हैं, जो बची है बैक्टीरिया वह विकसित ना हो सके, विकास ना हो सके, उनका विकास नहीं हो सके, इसलिए ठंडा करके क्या किया जाता है, पैकेट में पैक करके, चाहे अमूल के नाम से, ज्ञानधारा के नाम से आप पाउच के रूप में पाओगे, यही सब होता है। तब तक उसको ठंडा रखा जाएगा, तब तक वह सुरक्षित रहे। जब तक ठंडा रहेगा तब तक सुरक्षित रहेगा वह। जैसे वह गर्म होगा ऑटोमेटिक दूध खराब होने लगेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि जो पाश्चुरीकरण वाला दूध होता है उसको फ्रिज में ही रखा जाता है, ठीक है। पाश्चुरीकरण क्या होता है, 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत उसको ठंडा कर लिया जाता है, पाश्चुरीकरण कहलाता है। यह शुद्ध दूध की शुद्धता के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो में, लगभग हमने पूरा प्रश्नों का पोस्टमार्टम अच्छे से किया। लगभग 100 अप्रॉक्स 100 प्रश्न लगभग हमने बताया आपको, 100 से अधिक ही होंगे, कम नहीं होगा। तो ऐसे ही बायोलॉजी या किसी भी विज्ञान की वीडियो आप इस चैनल पर संयुक्त अकेडमी पे पाते रहेंगे। आप लोग रेलवे या किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस है, तो आप लोग हमसे जुड़ना ना भूलिए। मिलते हैं अच्छे से टॉपिक नए पार्ट में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।